हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल इजी साइंस पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर का। यानी इन तीनों की संरचना किस प्रकार की होती है, तीनों में क्या क्या समानताएं या भिन्नताएं होती हैं और ये तीनों किस प्रकार से कार्य करते हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए मेरे साथ। मैं एक एक करके इन तीनों की संरचना को विस्तार से आपको समझाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, आज की इस वीडियो में हम इन 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत, इसकी संरचना, इसका अमीटर में रूपांतरण, वोल्टमीटर में रूपांतरण, आदर्श अमीटर और आदर्श वोल्टमीटर। तो इन बिंदुओं के पश्चात कोई भी ऐसा बिंदु शेष नहीं बचेगा जिसकी आपको आवश्यकता लगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्रमवार इन बिंदुओं का अध्ययन। देखिए, ये आपके सामने चित्र है, देख रहे हैं आप कुछ। वास्तव में ये एक तांबे का तार है जिसे हमने आयताकार मोड़ दिया है, जिसे हम कुंडली भी कहते हैं, यानी कॉयल। ये दो चुंबकों के बीच में है, यानी इस कुंडली के स्थान पर एक चुंबकीय क्षेत्र है। ये देखिए, मैंने यहाँ एक सप्लाई के लिए सेल रख दिया है, सेल या कोई बैटरी, जिससे हम विद्युत सप्लाई दे सकें। अब देखिए, सर्किट कंप्लीट हो गया आपके सामने। ये बाएं तरफ दक्षिणी ध्रुव है चुंबक का, दाएं तरफ उत्तरी ध्रुव है। कुंडली है ये तांबे के तार की, आयताकार रूप में मोड़ दी हमने, और ये एक सर्किट बना दिया है एक सेल जोड़ करके, जिससे कि इस कुंडली में विद्युत सप्लाई हम लोग दे सकें। ये कुंडली का एक ही फेरा हमने लिया फिलहाल आपको समझाने के लिए। देखिए अब क्या होता है, मैं यहाँ से इस कुंजी को ऑन करता हूँ। ये देख रहे हैं आप कर्सर के पास, ये कुंजी अभी ऑफ है, इसमें करंट अभी फ्लो नहीं हो रही है। अब देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ से, तो क्या होता है, ये आप देख पा रहे हैं कुंडली घूमने लगी है, और कुंडली दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही है। जैसे हम किसी पेंच को कसते हैं दाएं तरफ को बाएं से, कुंडली लगातार घूम रही है। जैसे ही मैं इस धारा को बंद कर दूंगा, कुंडली घूमना रुक जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि मैं इस सेल को या बैटरी को उल्टा कर देता हूँ, इसके प्लस पॉइंट को माइनस के स्थान पर और माइनस को प्लस के स्थान पर, तो इसके अंदर जो धारा बह रही है उसकी दिशा उलट जाएगी। तब ये कुंडली घूमेगी, लेकिन उल्टी दिशा में घूमेगी तब। तो यही महत्वपूर्ण सिद्धांत है किसी भी धारामापी के लिए। यानी कोई भी धारामापी अगर डीसी करंट या निर्दिष्ट धारा पर कार्य करता है, तो सभी का सिद्धांत यही है। चल कुंडल धारामापी भी हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुंडली लगातार मूवमेंट करती है, मोशन में रहती है कुंडली, इसलिए इसे हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अब देखिए, ये इसका दूसरा रूप है। इसमें सब कुछ वही उपकरण है, आप देख रहे हैं। हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आप देख रहे हैं ये वही चुंबक है। ये कुंडली का रंग इसमें थोड़ा येलो कर दिया हम लोगों ने, और यहाँ से सर्किट को बंद कर दिया, यानी इसमें कोई सप्लाई फिलहाल नहीं है। तो यदि इस स्थिति में मैं इस पॉइंट पर यहाँ कोई इसमें संकेतक लगा दूँ, तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ये देखिए, संकेतक लगने के बाद क्या होता है, ये संकेतक लगा दिया मैंने, जो ठीक ऊपर की ओर जा रहा है। यदि इसमें धारा बहती और ये कुंडली कुछ दाएं बाएं होती, तो देखिए कुछ इस तरीके से होती। देख पा रहे हैं आप, ये कुंडली कुछ दाएं तरफ घूमी हुई है। यदि इसमें इस स्थान पर मैं अब लगाता हूं कोई संकेतक, तो कुछ इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार यदि ये कुंडली कुछ बाएं तरफ होती इस तरीके से, और इस पर यहाँ संकेतक होता, तो कुछ इस प्रकार से होता। तो जब ये कुंडली बैलेंस होती है, क्षैतिज दिशा में होती है, यानी जब इसमें कोई धारा नहीं होती, तब इसका ये संकेतक ठीक ऊपर होता है, और जैसे ही इसमें कोई धारा बहती है किसी भी दिशा में, तो कुंडली अपने स्थान से कुछ दाएं या बाएं घूम जाती है। उसी के अनुसार इस पर लगा संकेतक भी
दाएं या बाएं चला जाता है। और इसके ऊपर लगाते हैं हम एक स्केल, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब ये पूरा जो सिस्टम आप देख रहे हैं, पूरा सिस्टम, ये चुंबक, ये कॉयल, ये पॉइंटर, हमने एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है। बॉक्स के अंदर ये कुछ है, ये एक चुंबक है, और ये जो देख रहे हैं आप आयताकार लाल रंग के कई सारे फेरे, ये वास्तव में कुंडली एक ही है, उसके हमने कई फेरे बना लिए हैं। अधिक फेरे करने से कुंडली पर लगने वाला बल बहुत अधिक हो जाता है, और बहुत कम धारा बहने पर भी कुंडली आसानी से घूम जाती है। इसलिए हम इसमें कई फेरे लगा देते हैं, और इस कुंडली के बीच में हम लगाते हैं एक नरम लोहे की करोड़, इससे इसका चुंबकत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए ये एक इसमें दिखा रहा हूँ और बेहतर देख पाएंगे आप। ये पीले रंग की इसमें देख रहे हैं आप स्प्रिंग है। जब इसमें कोई धारा नहीं होती तब ये संकेतक ठीक ऊपर होता है, शून्य स्केल पर। स्केल आप देख रहे हैं ऊपर लगा हुआ ये सुई यहाँ होती है जब कोई धारा नहीं होती। इसी प्रकार से इस स्प्रिंग को सेट किया जाता है कि धारा न होने पर कुंडली क्षैतिज रहे और हमारा संकेतक यानी पॉइंटर ठीक ऊपर शून्य पर रहे। स्प्रिंग इसको अपनी दिशा में वापस ले आती है। जैसे ही धारा इसकी ऑफ करते हैं हम लोग, तो कुंडली फिर से क्षैतिज हो जाती है, और ये जो हमारा पॉइंटर है, ये पॉइंटर हमारा जीरो पर यानी शून्य पर आ जाता है। यानी जब कुंडली में कोई धारा नहीं होती तब ये हमारा पॉइंटर शून्य पर होता है, और जब कोई धारा होती है तो उस धारा की दिशा के अनुसार ही कुंडली दाएं या बाएं दिशा में घूमती है, और इस संकेतक इस शून्य से दाईं ओर या बाईं ओर चला जाता है। अब ये जो कुंडली घूमती है, इसका जो विक्षेप होता है वो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के ठीक समानुपाती होता है। जैसे जैसे धारा बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये कुंडली घूमती जाती है, और उसका विक्षेप यहाँ पर पढ़ लिया जाता है। तो ये बहुत कम धारा को भी आराम से माप सकता है। इस पूरे सिस्टम को हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। तो ये जो बनता है बॉक्स इस प्रकार से होता है, यानी इसके अंदर सब कुछ हमने फिट कर दिया है, और बाहर से ही आपको दिख रहा है। इसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। इसमें बीच में जी लिखा होता है। इसी प्रकार का मीटर भी होता है, वोल्टमीटर भी होता है, लेकिन तीनों पर ए वी ये जी लिखा होता है। तो गैल्वेनोमीटर पर जी लिखा होता है। इसमें यहाँ दो पॉइंट्स होते हैं प्लस माइनस के। लाल रंग का प्लस का होता है सभी ऑपरेटर्स में, और काले रंग का माइनस का होता है। हालांकि इसमें संकेतक शून्य पर बीच में होता है, इसलिए प्लस और माइनस का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। हम प्लस और माइनस को उल्टा कर देंगे तो केवल हमारा विक्षेप दाएं या बाएं जाएगा। यानी यदि किसी सर्किट में जोड़ने पर ये हमारा संकेतक दाएं तरफ जा रहा है 20 पर, उसी टाइम हम इसके पॉइंट्स को प्लस माइनस को आपस में चेंज कर देंगे, तो संकेतक फिर से 20 पर जाएगा, लेकिन इस बार बाएं तरफ जाएगा यहाँ। तो केवल धारा की दिशा बदलने से जो संकेतक है वो दाएं बाएं जाता है, लेकिन बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम प्लस माइनस को प्लस माइनस से ही जोड़ें। अब यहाँ आप सोचेंगे कि फिर प्लस माइनस दिए क्यों होते हैं। देखिए कई बार हमें पता नहीं होता कि धारा किस दिशा में जा रही होगी, धारा बाएं तरफ होगी या दाएं तरफ, इसलिए हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के पश्चात हमको मालूम चलता है कि धारा दाएं है या बाएं, इसलिए इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि धारा दोनों तरफ जाए तो विक्षेप दोनों तरफ आ जाए। यानी धारा किसी भी दिशा में हो सकती है, उसी के अनुसार विक्षेप आ जाएगा। यदि हम केवल इस शून्य को बिल्कुल बाएं तरफ यहाँ रखते और शून्य से स्टार्ट करते, 60 तक हो जाता तभी निशान, शून्य से 60 तक, तो ऐसी स्थिति में यदि धारा उल्टी दिशा में बहती तो विक्षेप शून्य से भी नीचे जाता, जो संभव नहीं था। इसलिए यह दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, धारा किसी भी दिशा में हो, विक्षेप आपको दोनों तरफ मिल जाएगा। जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलन की स्थिति प्राप्त करते हैं तो वहाँ धारा की दिशा हमको पता नहीं होती, वहाँ धारा की दिशा अज्ञात होती है, और इस विक्षेप के अनुसार ही हम पता करते हैं कि धारा किस दिशा में जा रही है। तो ये बहुत सेंसिटिव उपकरण है, बहुत सूक्ष्म धारा को भी माप लेता है। देखिए गैल्वेनोमीटर का जो हम किसी सर्किट में बनाते हैं सिंबल, वो कुछ इस तरीके का होता है। हाँ, ये इस प्रकार से भी हो सकता है, अलग अलग कंपनी के हिसाब से इसके मॉडल अलग अलग हो सकते हैं, इस प्रकार से या इस प्रकार से। लेकिन जब हम किसी भी सर्किट में इसको जोड़ते हैं तो इसका चित्र नहीं बनाते, केवल इसको बनाते हैं प्रतीक, और वो कुछ इस प्रकार से होता है। चलिए अब देखते हैं कि ये काम किस प्रकार से करता है। देखिए ये कोई भी सर्किट है हमारा, इसमें प्रतिरोध में कोई धारा बह रही है, कोई भी धारा।
हमने यहाँ हटा करके इस प्रतिरोध को और अपना धारामापी जोड़ दिया कुछ इस प्रकार से। देख रहे हैं आप, धारामापी हालांकि यहाँ जुड़ा हुआ उल्टा है, कोई बात नहीं, विक्षेप बाएं तरफ आएगा इसमें, क्योंकि सेल का प्लस है और जुड़ा हुआ है माइनस से। ऐसे ही जो सेल का माइनस है वो जुड़ा हुआ है यहाँ गैल्वेनोमीटर के प्लस से, तो कोई बात नहीं, उल्टा जुड़ा होने से केवल विक्षेप बाएं तरफ आएगा। अब देखिए ये बहुत कम धारा को मापता है। मान लीजिए ये माप रहा है मिली एम्पियर धारा को। अब इसके जो निशान है वो मिली एम्पियर को माप रहे हैं, यानी 0, 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर। तो कोई दिक्कत नहीं, यदि हमारी धारा 30 मिली एम्पियर तक है तो यार आराम से नाप लेगा। जोड़ लें या धारा को बढ़ा दें, धारा 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा हो जाए, जैसे 100 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर, यानी 1 एम्पियर या 2 एम्पियर, तब क्या होगा? तब इसकी जो कुंडली है वो सहन नहीं कर पाएगी। हो सकता है कुंडली जल जाए, हो सकता है इसमें अन्य कोई खराबी आ जाए, या इसका जो संकेतक है वो टूट जाए, ये हो सकता है कोई भी खराबी ना आए, तो फिर भी ये संकेतक 30 से आगे नहीं जाएगा। यानी धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है 40-50 या 100-200 मिली एम्पियर, लेकिन संकेतक केवल दिखा रहा है 30 मिली एम्पियर। तो हम 30 मिली एम्पियर से इस धारा मापी से धारा को नहीं माप सकते। अब यदि हमारी धारा बहुत अधिक होती है तो धारा को किस प्रकार से मापेंगे? इसकी क्षमता केवल कुछ मिली एम्पियर धारा मापने की ही है। इसके लिए हम एक टेक्निक अपनाते हैं, एक दिमाग लगाते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक प्रतिरोधी तार लेकर के एक जोड़ दिया है कोई भी रेजिस्टेंस, इसके समांतर क्रम में। समांतर और श्रेणी क्रम के लिए अलग से वीडियो अपलोड है, और ऊपर बने हुए आई बटन पर क्लिक करके आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को समझ सकते हैं। फिलहाल मैंने एक कोई भी रेजिस्टेंस लिया है और वो हमने जोड़ दिया है इस गैल्वेनोमीटर की कुंडली के समांतर क्रम में, आप देख रहे हैं। अब ये एक तरीके से बाईपास हो गया। जैसे आपने देखा है सिटी में किसी रोड से अगर बहुत ट्रैफिक गुजरता है तो हम उसके विकल्प के लिए एक बनाते हैं बाहर से बाईपास, जिससे अंदर से बहुत ज़्यादा कंजक्शन ना रहे। तो सेम हमने यहाँ किया है, एक बना दिया बाईपास, इसे हम शंट कहते हैं। जो भी कोई जोड़ा जाता है प्रतिरोध समांतर क्रम में उससे हम शंट कहते हैं। ये एक शंट है। तो इससे क्या होता है, जो भी करंट बह रही थी इसमें 200, 300 या 400 मिली एम्पियर, उसका अधिकांश भाग यहाँ बाहर से गुजर रहा है बाईपास से। एक तरीके से बहुत कम धारा अंदर से गुजर रही है। तो हमको ये देखना है कि बाहर की धारा अंदर की धारा से कितना अधिक है, किस अनुपात में गुजर रही है। सपोज कीजिए हमने इस प्रकार से लिया है प्रतिरोध ये कि केवल 10% धारा गुजरती है इस गैल्वेनोमीटर से और बाकी 90% गुजरती है बाहर से। सपोज कर लीजिए कि इसमें 100 मिली एम्पियर जा रही है कुल धारा इस परपथ में, तो 100 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर इससे गुजरेगी और बाकी 90 मिली एम्पियर बाहर से गुजरेगी। तो जब इसमें हम 100 मिली एम्पियर धारा भेजेंगे तब हमारा जो ये गैल्वेनोमीटर है ये पढ़ेगा 10 मिली एम्पियर। वास्तव में धारा कितनी बह रही है? 100 मिली एम्पियर। तो हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, इसका जो निशान 10 का है इसे 100 लिख देंगे, क्योंकि वास्तव में ये 10 पढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में धारा 10 नहीं, धारा 100 है। इसने 100 को 10 पढ़ा। इसी प्रकार अगर हम इससे 200 मिली एम्पियर धारा पास करते हैं तब 10% के हिसाब से इससे 20 मिली एम्पियर गुजरेगी, तब ये संकेतक 20 पर आ जाएगा। तो जो वास्तव में धारा 200 मिली एम्पियर है उसे ये 20 पढ़ रहा है। तो इस प्रकार यदि हम इसमें कुल 300 मिली एम्पियर धारा भेज दें तो 10% के हिसाब से इसमें 30 मिली एम्पियर जाएगी, जिससे बहुत ईजिली पढ़ लेगा। तो इसको और समझिए आसानी से आप, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये 10% गुजर रही है, मैंने बना दिया यहाँ पे, 90% जा रही है बाहर शंट के माध्यम से। ये देखिए मान लीजिए परिपथ में वास्तविक धारा है 100 और गैल्वेनोमीटर से हो रही है पास 10, तो यदि हम 50 मिली एम्पियर भेजेंगे तो ये 5 पढ़ेगा, हम 200 मिली एम्पियर भेजेंगे तो ये 50, तो ये 20 पढ़ेगा। जबकि 200 ये नहीं पढ़ सकता, इसकी क्षमता केवल 30 तक थी, लेकिन हमने ऐसा डिजाइन किया है कि 200 मिली एम्पियर भेजने पर इसके अंदर से वास्तव में 20 मिली एम्पियर ही पास होगी। तो जब वास्तविक धारा 30 मिली एम्पियर होगी तो ये पढ़ेगा 30 मिली एम्पियर, जबकि वास्तव में 30 नहीं 300 मिली एम्पियर है।
तो यदि हम 10% धारा को इसके अंदर से पास करते हैं तो हम 300 मिली एम्पियर तक धारा को इससे माप सकते हैं। सपोज करिए हमारी धारा 30 मिली एम्पियर नहीं है बल्कि 300 मिली एम्पियर या 1 मिली एम्पियर है, कई गुना ज़्यादा है मिली एम्पियर से। तो हम क्या करेंगे और कम धारा इससे पास करेंगे। मान लीजिए वास्तव में धारा बह रही है 100 एम्पियर सर्किट से और हमने डिजाइन इस तरीके से किया है कि गैल्वेनोमीटर से केवल 1% बहुत बहुत कम धारा गुजरे। तो जब हम 500 मिली एम्पियर धारा को पास करेंगे तब केवल 1% यानी 5 मिली एम्पियर धारा गैल्वेनोमीटर से गुजरेगी। तो इस प्रकार से 300 मिली एम्पियर यानी 3 एम्पियर धारा यदि हम भेजते हैं तो भी विक्षेप मैक्सिमम जो आएगा वो 30 आएगा। और 30 आपने देखा, देखिए आप 30 तक हम इससे पढ़ सकते हैं आराम से। तो इस प्रकार से हमने एक ऐसा इसके बाईपास में शंट लगा दिया है रेजिस्टेंस जो अधिकांश धारा को पास कर देता है, बहुत छोटा हिस्सा इससे गुजरता होकर के। तो इस नीले रेक्टेंगल में आप जो देख रहे हैं पूरा उपकरण वास्तव में अब ये हमारा अमीटर बन गया। यानी गैल्वेनोमीटर के समांतर में एक प्रतिरोध जोड़ देने से जो नया उपकरण बना, इससे मैंने दिखाया नीले बॉक्स में, यही हमारा वास्तव में अमीटर है। इसका ये कुछ चित्र होता है। अब देखिए हमने इसको अमीटर कर दिया है। अब हमने इस पर नया नाम दिया है 0, 100, 200, 300 इस तरीके से। क्यों? क्योंकि अब ये 500 तक पढ़ सकता है, भले ही इसके अंदर से कम गुजर रही है लेकिन किस अनुपात में है ये हमको मालूम है। तो हमने उस चिन्ह को जो 0 से 30 तक थे कैलिब्रेट करके लिख दिया है 0 से 500 तक। यानी हमारा ये अब जो अमीटर है वो बहुत इजीली 500 मिली एम्पियर तक पढ़ सकता है। और ये वास्तव में होता है हमारे अमीटर का प्रतीक और ये वास्तव में होता है अमीटर का असली चित्र। देखिए कुछ एमीटर में यहाँ 2 पॉइंट्स होते हैं। तो यदि हम यहाँ जोड़ते हैं पॉइंट नंबर 1 पर तो कुंडली कुछ अलग प्रतिरोध की होती है और यहाँ जोड़ते हैं तो कुंडली कुछ अलग प्रतिरोध की होती है। यानी इसके अंदर 2 कुंडली होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था 10% पास करनी है या 1% पास करनी है। तो जब हम 1 नंबर पर जोड़ते हैं तब ये कुल धारा पड़ता है 1 एम्पियर। ये देखिए इस पर लिखा हुआ दिखाता हूँ आपको 1 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि इसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ आएगा वो 1 एम्पियर तक आएगा। इसमें 2 स्केल हैं, ऊपर है 0 से 5 तक और नीचे है 0.2, 0.4 इस तरीके से 1 तक। यानी जब हम जोड़ते हैं इस बिंदु पर तब ये अधिकतम 1 एम्पियर मापता है और जब हम जोड़ते हैं दूसरे पॉइंट पर तब ये मापता है अधिकतम 5 एम्पियर और तब हमारा स्केल माना जाएगा ऊपर वाला, ना कि नीचे वाला। कुछ अमीटर में ये पॉइंट्स 2 ही होते हैं, कुछ में 3 भी हो सकते हैं, कुछ में 1 भी हो सकता है। तो ये वास्तविक अमीटर का चित्र है आपके सामने और ये उसका है सर्किट, यानी गैल्वेनोमीटर के समांतर में एक प्रतिरोध जोड़ करके। अब हम ये देखते हैं कि जो हमने जोड़ा है प्रतिरोध वो किस मान का होना चाहिए, यानी हम कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ हैं जो उसकी धारा को आराम से हम लोग मेजर कर सकें। ये गैल्वेनोमीटर है। हम ये मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है, जो उसकी कुंडली थी उसका प्रतिरोध G है और जो बाहर हमने जोड़ा है शंट, इसका प्रतिरोध है मान लीजिए S। तो जो हम पूरी धारा भेजते हैं वो होती है I। कुछ हिस्सा जाता है गैल्वेनोमीटर से, अधिकांश हिस्सा जाता है बाईपास से। मान लिया हमने कि जो गैल्वेनोमीटर से गुजर रही है धारा वो है IG। जो शेष धारा होगी वो होगी I माइनस IG और वो धारा शंट से गुजरेगी यानी बाईपास जाएगी। तो धारा 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक हिस्सा IG जाता है गैल्वेनोमीटर से, दूसरा हिस्सा जाता है I माइनस IG इस शंट से। देखिए दोनों बिंदु जो है ये इनके बीच में ही प्रतिरोध है और इनके बीच में गैल्वेनोमीटर है। तो दोनों का जो विभवांतर है वो एक समान होगा। इसको हम वैसे किरचॉफ नियम से भी कर सकते हैं। किरचॉफ नियम आप पढ़ेंगे 12th में। तो इस प्रकार जो गैल्वेनोमीटर का विभवांतर है वही विभवांतर इस शंट का भी होगा। तो शंट का विभवांतर होगा IR के अनुसार ये धारा गुणा शंट प्रतिरोध यानी IR यानी I माइनस IG इंटू S। और गैल्वेनोमीटर का जो विभवांतर होगा वो होगा IR के अनुसार I गुणा G, क्योंकि प्रतिरोध R नहीं हमने G माना है गैल्वेनोमीटर का। इस प्रकार हमको मिलता है S बराबर G गुणा IG अपॉन I माइनस IG। यहाँ पर S है शंट का प्रतिरोध, G है गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध, IG वो धारा है जो अधिकतम गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होती है, जो इसका अधिकतम विक्षेप आता है।
जो दिखाया था मैंने आपको 0 से 30 तक था, तो वो अधिकतम मान 30 है। ये वही धारा है जिसको हमारा गैल्वेनोमीटर अधिकतम पढ़ सकता है। तो ये मान रखने के पश्चात हम एस का मान निकाल सकते हैं, यानी हमें जो नया बनाना है गैल्वेनोमीटर से मीटर, उसमें कितने ओम की कुंडली जोड़ें कि कोई भी गैल्वेनोमीटर हमारी इच्छा के अनुसार हो जाए। चलिए आगे बात कर लेते हैं आदर्श अमीटर की। देखिए ये कोई सर्किट है, इसमें कोई धारा बह रही है। मैंने ये मान लिया है कि हम 100 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं और ये रेजिस्टेंस है हमारा 50। तो ओम के नियम से हम यदि देखें तो धारा का मान आएगा V/R 100/50 बराबर 2। वर्तमान स्थिति में इस प्रतिरोध से होकर के धारा बहती है वो 2 एम्पियर है, लेकिन हम इसको नापेंगे किससे? एक अमीटर से। तो इस प्रतिरोध के बराबर में हम जोड़ देते हैं एक अमीटर कुछ इस प्रकार से। जब अमीटर हम जोड़ते हैं तो अमीटर के अंदर कुंडली होती है, उस कुंडली का प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत 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 कम, लेकिन कुछ तो होता ही होगा। मैंने यहाँ केवल मान लिया है वो 1 मिली ओम यानी 0.001 ओम, ये मैंने मान लिया है केवल। अब पहले से ही प्रतिरोध था 50, इसके बराबर में जोड़ दिया हमने श्रेणी क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध R मान लिया है मैंने। अब कुल प्रतिरोध हमारा हो गया बड़ी R प्लस छोटी R, यानी 50 प्लस 0.001, जो कुल प्रतिरोध हमारा आता है अब 50.001। यदि अब हम इस कुल प्रतिरोध के हिसाब से धारा देखें तो धारा आनी चाहिए V/R, R मतलब कुल प्रतिरोध, यानी V/R प्लस R, यानी 100/50.001। तो इस प्रकार ये कुल जो प्रतिरोध था वो पहले 50 था, तब धारा 2 थी। अब हमारा प्रतिरोध 50 से बहुत थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि अमीटर में कुछ तो प्रतिरोध होगा ही, और 50 से कुछ बढ़ने से जो हमारा ये अंश है नीचे, सॉरी जो नीचे हमारा हर है, वो 50 से कुछ बहुत मामूली सा फालतू हो गया। फालतू होते ही जब हम 100 में भाग करते हैं 50 से ज़्यादा का, तो वो 2 से बहुत थोड़ा सा कम आता है। चाहे भले ही वो 1.99999 आए, लेकिन कभी भी 2 नहीं होगा। 2 जब ही होगा जब ये छोटा वाला R यानी अमीटर का प्रतिरोध 0 हो जाए। अन्यथा ये मान जो वास्तव में बिना अमीटर के 2 एम्पियर था, ये देखिए 2 एम्पियर था ना बिना अमीटर के, अमीटर जोड़ते ही वो थोड़ा सा कम हो गया। तो इस प्रकार यदि हम ये चाहते हैं कि धारा ठीक हो तो ठीक 2 हो, तो वो तभी होगी जब ये R का मान 0 होगा, यानी अमीटर का प्रतिरोध बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस प्रकार कोई भी अमीटर किसी सर्किट की पूरी धारा को ठीक प्रकार से तभी पढ़ेगा जब उसका खुद का प्रतिरोध बिल्कुल नहीं होगा, यानी 0 होगा। तो कोई भी आदर्श अमीटर तभी माना जाता है जब उसका खुद का प्रतिरोध 0 होता है। हालांकि व्यवहार में 0 संभव नहीं है। प्रयास ये किया जाता है कि अमीटर की कुंडली का प्रतिरोध जितना संभव हो सके कम से कम हो। लेकिन अगर यदि हम बात करें आदर्श होने की, तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, तभी वो परपथ की पूरी धारा को ठीक से पढ़ेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे एक वोल्ट मीटर में। तो देखिए हम गैल्वेनोमीटर से भी वोल्ट मीटर का काम कर सकते हैं। ये कोई सर्किट है, इसमें धारा बह रही है, मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है R, इसको हमने हटाया यहाँ से और यहाँ हमने जोड़ दिया है। ये आपका गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरीके से। मान लीजिए इस गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध R है, कुछ उसका मान होगा R है। तो यदि इस परपथ में बहने वाली धारा I का मान हमको मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये खुद माप रहा है गैल्वेनोमीटर। तो इससे हम धारा माप लेंगे और इसके प्रतिरोध यानी कुंडली के प्रतिरोध I में इसकी गुणा करेंगे, तो ओम के नियम से हमको मिलेगा IR, और वो IR ही इसके सिरों का विभवांतर है। तो इस प्रकार से हम किसी भी कुंडली के सिरों का विभवांतर निकाल सकते हैं। आगे देखिए, मैंने ये मान लिया है कि इस कुंडली के, ये जो हमारी कुंडली है, इसके सिरों का विभवांतर V है जो मुझे पता करना है। तो मैंने ये मान लिया है कि इस कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम है। ये कुंडली वास्तव में जो गैल्वेनोमीटर है उसकी कुंडली है, उसका प्रतिरोध 20 ओम बिल्कुल नहीं होगा, बहुत बहुत कम होता है। लेकिन मैंने आपको केवल समझाने के लिए मान लिया है कि गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 20 है। धारा इससे जितनी भी बहेगी
उसको ये माप लेगा गैल्वेनोमीटर। तो धारा 5 एम्पियर हो, 10 एम्पियर हो या 15, जो भी एम्पियर है वो माप लेगा। तो इस कुंडली के प्रतिरोध में यदि हम गुणा करते हैं आर की, तो V इक्वल टू आई आर से हम इसके सिरों का विभवांतर माप लेंगे। मान लीजिए धारा हमारी है 5 एम्पियर, प्रतिरोध है 20 एम्पियर, तो इस प्रकार V आ जाएगा आई आर यानी 5 गुणा 20 बराबर 100 वोल्ट। यदि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो पढ़ता है 5 एम्पियर की बजाय 10 एम्पियर धारा, यानी आई का मान 10 है, तब आई आर के अनुसार 10 गुणा 20 बराबर 200 वोल्ट आ जाएगा। यानी जब हमारे गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक 10 पर होगा तब वोल्टेज 200 होगा। इसी प्रकार जब गैल्वेनोमीटर बताता है कि धारा 15 एम्पियर बह रही है, तब इसके सिरों का विभवांतर होगा 300 वोल्ट। इस प्रकार यदि हम गैल्वेनोमीटर से पढ़ते हैं कि 5 एम्पियर धारा है, तो तब वोल्टेज होता है 100, और जब हम पढ़ते हैं 10 एम्पियर धारा है तब हमारा विभवांतर होता है 200 वोल्ट। इसी प्रकार जब धारा होती है 15 एम्पियर तब होता है विभवांतर 300 वोल्ट। तो इस प्रकार यदि हम इस गैल्वेनोमीटर इस पर ये जो लिखा हुआ है 10, 20, 30, इसके स्थान पर हम ये लिख दें 200, 300, 400 वोल्ट, तो वो सीधे सीधे एम्पियर के बजाय हमको वोल्ट में विभवांतर का मान दे देगा। यानी जैसे ही संकेतक 5 एम्पियर पे आएगा, विभवांतर 100 वोल्ट होगा। यानी हम 5 एम्पियर के स्थान पर लिख देंगे 100 वोल्ट, 10 एम्पियर के स्थान पर हम लिख देंगे 200 वोल्ट, यहाँ इस स्केल पर। तो यदि हम इसे कैलिब्रेट कर लें विभवांतर के अनुसार, तो सीधे सीधे हमें विभवांतर का मान भी दे देगा। तो चलिए हम इसे कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि व्यवहार में ये जो कुंडली है गैल्वेनोमीटर की, उसका प्रतिरोध 20 नहीं हो सकता, बहुत 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 कम रखा जाता है। जब बहुत कम रखा जाता है तो ये जो वोल्टेज यानी विभवांतर है ये भी बहुत बहुत कम आएगा। यदि हम इस प्रतिरोध को 1 भी मान लें तो भी ये आएगा 5, 10 या 15 वोल्ट, जबकि ये मिली एम्पियर में धारा होने पर ये विभवांतर और कम हो जाएगा। तो इस प्रकार जो गैल्वेनोमीटर है उसकी लिमिट बहुत बहुत कम होती है, वो बहुत कम धारा मापता है, इसलिए जो विभवांतर मापेगा वो बहुत छोटा मापेगा। हम ये चाहते हैं कि बहुत बड़ा विभवांतर हम इससे माप लें, तो इसके लिए भी हम एक ट्रिक अपनाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये कोई कुंडली है, हमने यहाँ इस प्रतिरोध के सिरों पर कितना विभवांतर है ये मापने के लिए यहाँ जोड़ दिया है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर माप रहा है, ये 2 बिंदु हैं यहाँ पर देखिए, ये x और ये y, ये हमारा प्रतिरोध और ये गैल्वेनोमीटर दोनों x y के बीच जुड़े हुए हैं। तो जितना भी विभवांतर इस प्रतिरोध के सिरों का होगा, ठीक उतना ही विभवांतर इस गैल्वेनोमीटर के सिरों का भी होगा। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये आराम से इसको माप लेगा। V इक्वल टू आई आर से हम पता कर लेंगे कि इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्या है। लेकिन समस्या क्या आती है? समस्या ये है कि कुंडली का जो प्रतिरोध है वो बहुत 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 छोटा है, इसलिए ये बहुत 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 छोटे विभवांतर को ही माप सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये बड़े विभवांतर को मापे। देखिए, इसको समझिए आप, गैल्वेनोमीटर के सिरों का विभवांतर मैंने मान लिया है कि 200 वोल्ट है, मान लिया है 200 वोल्ट है। किसी कंडीशन में ये जो हमारा चित्र है इसमें प्रतिरोध का जो विभवांतर है जो ये माप रहा है वो 200 वोल्ट है, मैंने मान लिया है। देखिए, 200 वोल्ट में कई कंडीशन है। यदि हम देखें V इक्वल टू आई आर से, तो ये जो 200 वोल्ट आ रहा है ये धारा I और प्रतिरोध R का गुणनफल है। यदि किसी समय धारा 1000 एम्पियर हो और प्रतिरोध इस कुंडली का लगभग 0.2 वोल्ट हो, तो ये जो विभवांतर है 200 वोल्ट आ जाएगा। यानी 200 वोल्ट जब आएगा जब इसमें धारा बहे 1000 एम्पियर, बहुत बहुत अधिक धारा, और इसका प्रतिरोध 0.2 ओम हो। ये भी संभव है कि धारा बहे 100 एम्पियर, प्रतिरोध थोड़ा बढ़ जाए, 2 ओम हो जाए, तो भी 200 वोल्ट आ जाएगा। यदि हम ये मान लें कि धारा 10 एम्पियर है और प्रतिरोध थोड़ा बढ़ करके 20 ओम हो गया है, तो भी विभवांतर 200 वोल्ट हो जाएगा। यदि हम इस धारा को बहुत कम कर लें, बहुत कम यानी 0.1, तब प्रतिरोध बहुत बहुत अधिक हो जाएगा, 2 किलो ओम या 2000 ओम, तो भी 200 वोल्ट ही विभवांतर मापेगा। तो देखिए, यदि हम ये चाहते हैं
कि बहुत बहुत कम धारा पर, क्योंकि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो कम धारा मापता है, उसका प्रतिरोध बहुत कम रखा जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि बहुत बहुत कम धारा पर भी ये सटीक मापन कर ले विभवांतर का। तो इसके लिए आप देखिए, जैसे जैसे हम धारा को कम करते जाते हैं, हमको प्रतिरोध बड़ा करना पड़ रहा है। यदि हम मिली एम्पियर में धारा चाहते हैं तो ये जो प्रतिरोध है ये बहुत बहुत अधिक करना पड़ेगा हमको। तो इस प्रकार से यदि हम धारा बहुत बहुत कम कर लें तो प्रतिरोध को बहुत 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 अधिक करना पड़ेगा, तब भी दोनों का गुणनफल 200 वोल्ट ही आएगा। अब देखिए, यही ट्रिक हमारे यहाँ काम आती है। हमने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर की जो कुंडली थी उसी के सीरीज में हमने एक नया जोड़ दिया, कोई प्रतिरोध आर। तो जो भी कुंडली का प्रतिरोध था, मान लीजिए वो जी या कुछ भी था, उसमें हमने जोड़ा श्रेणी क्रम में। तो कुल जो प्रतिरोध आएगा ये हो जाएगा इसका प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर का प्लस ये। इस प्रकार इस पूरे सिस्टम में प्रतिरोध बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने से यदि इसमें कम धारा भी होगी तो इस सूत्र के अनुसार गुणनफल 200 वोल्ट आएगा। यानी इसमें अगर 0.1 एम्पियर धारा है और ये टोटल प्रतिरोध दोनों का मिला करके 2000 ओम है, तब ये 200 वोल्ट विभवांतर होगा। तो हम इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, यानी इसकी कुंडली के सीरीज में बहुत उच्च प्रतिरोध का कोई एक तार जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो भी धारा आ रही थी लगभग लगभग पूरी की पूरी धारा इस प्रतिरोध से ही गुजरती है। धारा बहुत 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 अल्प मात्रा में इस गैल्वेनोमीटर से गुजरती है। वही हम चाहते भी हैं कि बहुत कम मात्रा इससे गुजरे। अब देखिए चित्र, ये जो है ये वास्तव में गैल्वेनोमीटर है और ये उच्च प्रतिरोध। तो इसको हम देखा तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। मैंने केवल इस गैल्वेनोमीटर को एक प्रतीक के रूप में दिखाया है इस तरीके से। जो इस नीले रेक्टेंगल में देख रहे हैं आप बॉक्स के अंदर, ये गैल्वेनोमीटर है और ये जोड़ा गया प्रतिरोध है सीरीज में। तो ये जो कुल बॉक्स है वास्तव में ये बन गया हमारा वोल्टमीटर। तो मैं इसको हटा करके यहाँ से इसके स्थान पर वोल्टमीटर ला सकता हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए हाँ, गैल्वेनोमीटर में जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस हो, या दिखा रखा है प्लस माइनस, नहीं भी हो सकते, क्योंकि कोई बहुत महत्व नहीं है चिन्हों का। ये हमारा वास्तव में वोल्टमीटर है, यानी गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देने पर हमें मिलता है ये, यानी वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर में प्लस माइनस होते हैं। ये वोल्टमीटर का वास्तविक चित्र है, देख रहे हैं आप, लिखा हुआ डीसी मूविंग कॉयल यानी चल कुंडल वोल्टमीटर, यहाँ लिखा हुआ वी, ये वोल्टमीटर है। तो ये हमारा बन गया वोल्टमीटर। अब हम देखते हैं कि जो जोड़ा गया प्रतिरोध था वो कितना होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ से देखिए ये गैल्वेनोमीटर है और ये हमारा प्रतिरोध, यही चित्र केवल आपके काम आएगा। मान लीजिए इस गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध था इसकी कुंडली का वो जी था, और ये जो हमने जोड़ा है उच्च प्रतिरोध, मान लीजिए इसका प्रतिरोध है आर, और इससे जो धारा बह रही है वो मान लीजिए आई है। तो ये जो मापेगा वास्तव में वो मापेगा आई आर को, यानी विभवांतर जो होगा वो होगा, धारा बहती है आई और ये जो कुल प्रतिरोध है वो हो जाएगा ये जी प्लस ये आर। तो ओम के नियम से यदि हम देखते हैं तो हमारा विभवांतर हो जाएगा आई आर, यानी आई गुणा आर। आर का मतलब है ये कुल प्रतिरोध, जी प्लस ये आर। इस समीकरण को यदि हम हल करते हैं तो इस आई का यहाँ भाग हो जाएगा वी के साथ, और ये जो जी है वो इधर घट जाएगा। तो हमको यहाँ से मिलता है आर बराबर वी अपॉन आई माइनस जी। ये उच्च प्रतिरोध ये जो जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, इससे हम गणना कर लेंगे। यहाँ ये वी विभवांतर है जिसको हमको उच्चतम मापना है, आई वो धारा है जो किसी गैल्वेनोमीटर द्वारा अधिकतम पढ़ी जा सकती है, और जी इसकी कुंडली का है प्रतिरोध। तो इसमें ये रखने के पश्चात हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को किस माप के वोल्टमीटर में हमें कन्वर्ट करना है। चलिए आगे देखते हैं आदर्श वोल्टमीटर क्या होता है। देखिए ये हमने इसलिए जोड़ा है कि इससे कम से कम धारा प्रवाहित हो। जो भी धारा है सारी की सारी वो यहाँ से पास आउट होनी चाहिए। जो गैल्वेनोमीटर है उससे कम धारा जानी चाहिए। तो कम से कम जब जाती है जब ये उच्च प्रतिरोध होता है। तो देखिए वोल्टमीटर का प्रतिरोध हो जाएगा आर, यानी वी अपॉन आई। जब हम इसके साथ जोड़ देते हैं एक प्रतिरोध और, ये मान लीजिए आर था और गैल्वेनोमीटर जो है इसका प्रतिरोध है मान लीजिए आर जी और इसका है स्मॉल आर। तो जो कुल प्रतिरोध हो गया वो हो गया आर प्लस आर।
ये प्रतिरोध होना चाहिए अनंत। देखिए धारा जब कम से कम जाएगी, कम से कम मान लीजिए 0 है मिनिमम, तब ये प्रतिरोध जो आएगा ये आएगा V/I। V/I में धारा हमारी न्यूनतम यानी 0 है, तब हमको मिलता है ये प्रतिरोध कुल गैल्वेनोमीटर का प्लस ये दोनों मिलाकर के अनंत। तो अनंत प्रतिरोध होना चाहिए इस गैल्वेनोमीटर का, क्योंकि ये पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर के साथ ये जोड़ा गया है और जोड़ने के बाद बन गया ये वोल्टमीटर। तो हम वास्तव में कहते हैं कि वोल्टमीटर जो है ये उसका प्रतिरोध है पूरा, ये RG+R। तो किसी भी वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध, वो होना चाहिए अनंत, तभी उससे धारा न्यूनतम यानी 0 गुजरेगी और तब वो पूरे पाठ्यांक को सही पढ़ेगा। तो किसी भी आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो 0 होता है। तो चलिए छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। छात्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भविष्य में भी